मुख्य अतिथि हैं रानू टाइटस जी। और आप प्राकृतिक खेती विशेषज्ञ हैं, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से आप हैं। वस्तु तो है आदरणीय श्री रमेश सिंह मेहरा जी, हाँ, आपके बारे में ज्यादा जानते हैं। तो मैं आग्रह जी ओम। करूंगा उन्हीं से कि आपके माध्यम से बहन जी, हमारी जो मुख्य अतिथि जी, जी जी आदरणीय सर, आदरणीय प्रणाम। जी जी ओम ओम। आदरणीय रानू जी जो है, हमारा संबंध जब हम यहाँ मिट्टी बचाओ अभियान नर्मदापुरम में जब तवा बांध बना, तो एक समस्या पैदा हो गई थी। जला मतलब जल स्तर बहुत ऊपर आ रहा था, जो नीचे निचले खेत थे उन खेतों में पानी आ जाता था। तो उस समय हमारे क्षेत्र में मिट्टी बचाओ अभियान चला, और उसी समय आपके पापा से हमारा संपर्क स्थापित हुआ। आगे चल करके उन्होंने फूका ओका के पुस्तकों को पढ़ा और उसको अपने जीवन में उतारा। साथ में उन्होंने यहाँ फ्रेंड्स रूरल संस्था है, उसमें उस प्रयोग को किया। बाद में वो स्वयं अपने 16 एकड़ खेत में उन्होंने वो प्राकृतिक खेती प्रारंभ की। इस तरह से हमारा उनसे परिचय हुआ है और हम उनको उस समय से जानते हैं। वो प्राकृतिक खेती के संबंध में अपनी बात बहुत जगह जगह पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो आज मैं आदरणीय रानू टाइटस जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर उपस्थित हैं। वो अपने अनुभव और जो भी उन्होंने अपने जीवन में सीखा है उसको हमारे मंच पर शेयर करें। ओम। धन्यवाद। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रानू टाइटस है और मैं स्वर्गीय राजू टाइटस जी की पुत्री हूँ। 2018 में मेरे पिताजी नहीं रहे। वो प्राकृतिक खेती को करने वाले भारत में पहले व्यक्ति थे, और जो 35 साल उन्होंने प्राकृतिक खेती को किया। ये प्राकृतिक खेती फुकुओका फार्मिंग कहलाती है। हालांकि हमारे देश में बरसों से ये सारी चीजें ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती होती आ रही थी, परंतु हमारे देश की स्थिति अभी काफी पिछड़ गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी और प्राकृतिक खेती में भी। तो मैं प्राकृतिक खेती क्या है उसका परिचय दूंगी, और कौन व्यक्ति है जिन्होंने इसको प्रारंभ किया। हालांकि मैं बहुत कुछ शेयर करना चाहती थी, परंतु थोड़ा सा अभी यहाँ कंप्यूटर में वो हो गया, इससे थोड़ा बहुत शेयर भी कर सकती हूँ। अब हम ये प्राकृतिक खेती मसानबू फुकुओका नामक जापान के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्रारंभ किया है। सबसे पहले प्राकृतिक खेती विश्व में उसके जनक माने जाते हैं मसानबू फुकुओका। और आप चाहे तो इनके बारे में देख सकते हैं। मसानबू फुकुओका, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ तो, क्योंकि अभी मैं थोड़ा मोबाइल से चला रही हूँ। क्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं नहीं दिख रहा है। नहीं। हाँ ये तो मसानबू जो फुकुओका जो थे जापान के, उन्होंने ये पाया कि जो खेती में जो विश्व में जो सारा विनाश हो रहा है, जंगलों का, मिट्टी का दोहन हो रहा है, उसका कारण हमारी खेती है। जो साइंटिफिक खेती है, जिसमें कि बहुत ज्यादा जुताई की जाती है और जिसमें कि अधिक केमिकल्स डाले जाते हैं, और जिस बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि बड़े पेड़ और हरियाली का विनाश हो रहा है। तो उन्होंने पाया कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है जुताई।
और बहुत जुताई करने से, अधिक जुताई करने से मिट्टी जो टॉप सॉइल है, जो कि बहुत रिच होती है, जिसमें सारी गुणवत्ता रहती है, वो नष्ट हो जाती है। और इस तरह से जुताई से हर साल कई टन मिट्टी बह जाती है। जुताई करने से जो मिट्टी की पोरोसिटी है और या पानी एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है और पानी नीचे अंदर नहीं जाता। और हम जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े किसी भी खेत में हम देखें, ना केवल भारत में, विश्व में हम जाएं तो जो रासायनिक जो खेती है वहाँ का बहुत ही कम हरियाली है, खेत पूरे अगर फसल ना हो तो बंजर नजर आते हैं, पेड़ पौधे नहीं है। इसका कारण ये है कि हम बड़े मशीनों के उपयोग के कारण पेड़ पौधे भी नहीं रख सकते। तो उनका ये मानना था कि ये जो खेती है रासायनिक खेती, जिसमें कि बड़ी मशीनों का उपयोग होता है, वो ही पूरी विनाश का कारण है। तब उन्होंने इस तरह की खेती का इजाद किया खुद अपनी रिसर्च से, क्योंकि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिसमें कि बिना जुताई किए वो खेती की जा सके। उन्होंने पाया कि प्रकृति में जो देखते हैं हम कि बड़े बड़े पेड़ बिना जुताई के जमीन पे बीज गिरने पे लग जाते हैं और उनको कुछ किसी को खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जंगलों में भी यही देखते हैं। तो उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि असल में जो हमारे टॉप सॉइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उन्होंने कई मेथड अपनाए, बनाए, जिसमें कि इस खेती के जो सिद्धांत हैं उसमें कि खरपतवार जो उन्होंने देखा कि खरपतवार वगैरह जो भी चीजें हैं जो हम अनवांटेड प्लांट्स कहते हैं वो एक्चुअली बहुत सहायक होते हैं। वो एक तरह से सहभागिता बनाते हैं, सिम्बियोसिस की तरह काम करते हैं और दूसरे पेड़ पौधों को ग्रो करने में सहायक करते हैं। तो इसमें उन्होंने खरपतवारों की सहायता से किस तरह खेती की जाए वो जान की। तो इसका एक पहला प्रिंसिपल है, सिद्धांत है इस खेती में, जो फुकुओका फार्मिंग है, उसमें जुताई नहीं की जाती है। उस फुकुओका प्राकृतिक खेती, फुकुओका नेचुरल फार्मिंग, और उसमें नो वीडिंग है, यानी खरपतवारों का भी विनाश नहीं किया, नष्ट नहीं किया जाता, और किसी प्रकार के केमिकल रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, खाद का, या जो इस आज के समय में रसायन, हम जो आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, सब बात कर रहे हैं, वो सब हमारी चीजें फेल हो रही हैं क्योंकि हम रसायन युक्त हर चीज में भोजन खा रहे हैं और उसी से बड़ी तादाद में कैंसर हो रहा है। हमारे देश में कैंसर की स्थिति बहुत भयावह है, जो शायद कोई बताता नहीं, जिसमें मध्य प्रदेश भी काफी आगे जा रहा है कैंसर में। और WHO के अनुसार हर घर में कैंसर होने की संभावना है एक दशक में और उससे पहले। तो ये रसायन, इस खेती में रसायन तो हम प्रयोग नहीं करते, ना ही हम किसी प्रकार का खाद बना के अलग से इसमें प्रयोग किया जाता है। जो भी हो प्रकृति से हो, इस तरह का पर्यावरण बनाया जाए कि वहाँ एक जंगल सा भी हो और उसमें खाने पीने की चीजें और उसमें अनाज भी हो। तो किसी प्रकार का मैन्योरिंग भी इसमें नहीं की जाती, चाहे रासायनिक हो या चाहे जैविक हो इस खेती में। अब इस खेती को, जैसे कि मैं तो एक शिक्षिका हूँ, पर मैंने अपने बचपन से ही ये खेती देखी। मेरे पिताजी ने ये खेती की 35 साल होशंगाबाद में, और काफी लोगों को सिखाया, पूरे देश से और बाहर से भी लोग आए, फ्री में, मुफ्त में उन्होंने सिखाया। उनके निधन के बाद एक शून्य सा हो गया है। तो मैं इस खेती के बढ़ावे के लिए, इसके प्रचार के लिए मैं अपना समय देती हूँ।
मेरा भाई ये खेती करता है। इस खेती के पहले मेरे पिताजी रासायनिक खेती करते थे, उससे पहले वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे। तो जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई, तो उन्होंने सारा ये रासायनिक खेती करना चालू किया। परंतु वो काफी हताश थे, क्योंकि आज के किसान भी काफी हताश है। और अभी हमारे पास आंकड़े नहीं बताए जाते लोगों को कि किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, पर अब किसान, अभी भी किसानों की आत्महत्या रुकी नहीं है। इसका कारण है कि किसान कर्ज में डूब चुके हैं। अत्यधिक प्रोडक्शन होता दिखाई देता है, परंतु जो लागत है रासायनिक खेती में वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और किसानों के पास कर्ज लेने के सिवा और कोई उपाय नहीं बचा है। और हमने देखा कि हमारा जो गेहूं है, हमारे देश का गेहूं भी रिजेक्ट हो गया है काफी देशों में, क्योंकि इस तरह से पहले कॉटन भी रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि रासायनिक युक्त चीजें दूसरे देश अब नहीं ले रहे हैं। सिर्फ हमारे देश के लोग बिना सोचे समझे, अपने देश के लोग रासायनिक अनाज खा रहे हैं, और कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, बच्चे भी कैंसर हो रहे हैं। तो रसायन, ये सब चालू हुआ हरित क्रांति से, ये सब चीजें हुई। अब मेरे पिता भी काफी हताश थे, लागत बहुत ज्यादा होती है, अगर हमें प्रोडक्शन दिखता है तब भी लागत बहुत है। और तब उनको एक किताब मिली जिसका नाम था वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन। ये आप देख सकते हैं, एक तिनके से आई क्रांति, इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया, इसे कई भाषाओं में अनुवाद है। जब उन्होंने ये किताब पढ़ी, वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन, एक तिनके से आई क्रांति, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये किताब, ये बहुत ही सुंदर किताब लिखी गई है मसानवू फुकुओका द्वारा, और उन्होंने अपने अनुभव लिखे कि कैसे वो प्राकृतिक खेती में आए। बड़ी सुंदर किताब है, बहुत फिलोसफिकल भी है, और ऐसा लगता है जैसे हम उनको, उस किताब को पढ़ने के बाद जैसे हम उनके बगीचों में घूम रहे हैं। और उसमें उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से इन्होंने जब प्राकृतिक खेती प्रारंभ की। डिटेल में थोड़ा मेथड क्या है मैं बता दूंगी, क्योंकि ये हम अपने गार्डन में भी कर सकते हैं, छोटे गार्डन में भी कर सकते हैं, अगर गमलों में हमें करना तो भी कर सकते हैं। तो इस किताब में इतना सुंदर वर्णन किया, और उन्होंने बताया कि जैसे उन्होंने प्राकृतिक खेती की क्या क्या परिवर्तन आए, और उनके जो खेतों में जो बगीचे थे, फलों के बगीचे थे, खासकर संतरों के बगीचे, तो एक एक पेड़ कुछ वर्षों में ऐसे संतरों से लद गया, और जो सब्जियां उसके नीचे, असंख्य प्रकार की सब्जियां जो थी, वो एक बार उन्होंने बीज डाला था, उसके बाद उन्होंने बीज नहीं डाला, अपने आप उगती थी। और वो किस इस तरह से सुंदर एक जंगल सा निर्माण हुआ, जिसमें की सारी चीजें खाने की चीजें हैं। और उनके जो उत्पाद जो थे वो बेचने नहीं जाते थे, खुद लोग वहां लेने आते थे। और बहुत अधिक अगर उनको कहीं जाना होता था, वो एक संत किस्म के इंसान थे, तो वो अपने उत्पाद संतरे बेचते थे, और जिसका बहुत अधिक दाम मिलता था, क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट होते थे, उनके चावल और गेहूं। लोग जो कैंसर से पीड़ित होते थे, वो उनके चावल और गेहूं मेडिसिन के रूप में ले जाया करते थे। तो ये किताब को पढ़ने के बाद मेरे पिताजी का एकदम हृदय परिवर्तन हुआ, उनकी आंखें खुल गई कि वो कहाँ गलत है। रासायनिक युक्त खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं, और तब से काफी बड़ी हमारे पास डेयरी हुआ करती थी जर्सी गायों की, और काफी लोग उसको देखने आते थे। तो तुरंत ही उन्होंने सब कुछ बंद किया, उन्होंने सब बंद कर दिया, उन्होंने जुताई बंद कर दी, और सारी सारी चीजें के जितनी बड़ी बड़ी मशीनें थी सब हटा दी। कुछ हम लोगों को भी काफी बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर मेरे पिताजी को हो क्या गया। फिर उन्होंने ये खेती प्रारंभ की।
इस खेती में उन्होंने जितने भी, उस समय क्या था कि हमारे खेत खरपतवार जुताई नहीं की जाती थी तो बरसात में पूरा कांस से भर जाते थे, पूरा कांस ग्रास का प्रॉब्लम था, जिसे इंग्लिश में क्रैब ग्रास कहते हैं। और उस समय क्रैब ग्रास इरेडिकेशन यानी कांस ग्रास को कैसे हटाया जाए, उसपे भी भारत सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रही थी। तो कांस ग्रास में मेरे पिताजी ने, यानी कांस ग्रास आपने देखा होगा, लंबा लंबा जिसमें फूल होते हैं, ज्यादातर नदी नालों के किनारे हमको देखने मिलता है। तो उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था। ठंड की जो फसलें हैं, चना मसूर वगैरह, कांस ग्रास में उन्होंने कांस ग्रास को काटा, पूरे खेत कांस से भरे हुए थे, उसको एक तरफ रखा। फिर ये पद्धति ऐसी है कि इसमें सीड जो स्कैटर करते हैं, यानी जो बीजों को बिखेरते हैं, जो पुरानी पद्धति है, हमारे देश में भी ऐसा किया जाता था। बीजों को बिखेरा और उसको कांस ग्रास को जाली नुमा बिछाया। तो आप भी अपने छोटे गार्डन में इस समय कहीं भी छोटे खेतों में छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जितने भी जो भी अनवांटेड खरपतवार है, कोई भी सीड आप डाल दीजिए और उसको जाली नुमा आप बिछा दें। उससे फायदा बहुत है। फायदा क्या होता है कि वो, इसे मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग से क्या होता है कि धीरे धीरे क्या है, ये खाद, असली खाद यही है जो हमारे खरपतवार है और जो हमारी क्रॉप रेसिड्यूज है, क्रॉप रेसिड्यू मतलब जो जैसे कि पुआल है, ये सब चीजें जो निकलती है खेतों से, उसको किसान किस तरह जला रहे हैं, वो बहुत भारी नुकसान करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। उसका उपयोग हम लोग प्राकृतिक खेती में करते हैं। बस सिंपल मेथड ये है कि हम बीजों को बिखेर देते हैं और जाली नुमा जितनी भी खरपतवार है और ये क्रॉप रेसिड्यूज है, पुआल वगैरह सब बिछा देते हैं और पानी दे देते हैं। उससे धीरे धीरे खाद बनती है और जमीन की छिद्रता बढ़ती है, पोरोसिटी बढ़ती है। और आप देखेंगे प्राकृतिक खेती में हमारे पिताजी के राजीव टाइटस जी के काफी वीडियोस भी हैं, आप नोट कर सकते हैं और उनका सर्च कर सकते हैं, उनके वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन है। तो उसमें क्या जमीन की छिद्रता बढ़ती है और उसकी जो उर्वरकता बढ़ती है। इस तरह से जो प्राकृतिक खेती में जो प्रोडक्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है, क्योंकि असल में जैसे हमारा शरीर है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर कई प्रकार के रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे जैसे इम्यूनिटी की बात है, सभी लोग अब इम्यूनिटी के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए कई चीजें न्यूट्रिटिव हम खाते हैं और कई आयुर्वेदिक चीजें भी हम ले रहे हैं आज के जमाने में। उसी तरह एक जमीन की इम्यूनिटी होती है और उर्वरकता होती है, वो उसके आधार पे हमारी जो गुणवत्ता है, हमारे जो ग्रेन्स है, अनाज है, सब्जियों की गुणवत्ता निश्चित होती है और उसका प्रोडक्शन निश्चित होता है। अभी आर्टिफिशियल तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा तो दिया है रासायनिक खेती में, परंतु गुणवत्ता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो इस खेती की ऐसी एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसमें कि जो जमीन है, जो सॉइल है, उसकी गुणवत्ता के बारे में सोचा जाता है। क्योंकि पहली चीज जुताई नहीं की जाती और जुताई करने से जो टॉप सॉइल है उसका नाश नहीं होता है, क्योंकि और लोगों को ये लगता है कि जुताई नहीं करने से जमीन जो है बहुत हार्ड हो जाती है। ऐसा नहीं है। जब जमीन में ये सारी चीजें मिलती हैं, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस, जब ह्यूमस मिलता है, यानी किसी जैसे पत्तियां हैं, टहनियां हैं और जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, जब वो जमीन में सड़ते हैं तो जमीन बहुत अधिक पोरस होती है और बुरबुरी होती है और उसमें पानी
सोखने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल आपको ऑनलाइन भी इस प्रकार का मेरे पिताजी द्वारा मिल जाएगा कि किस तरह से बिना जुताई की मिट्टी किस तरह से जमीन में पानी सोख लेती है, और जुताई से ऊपर से बह जाता है पानी, साथ में वो पानी मिट्टी को भी बहा के ले जाता है। तो जुताई करने से उन्होंने पाया, और मेरे पिताजी का और मिसानी फुकुओका का उनका अनुभव ये पाया कि जो बारिश अभी हमारे पास हो रही है परंतु पानी अंदर नहीं, फिर भी सारे बारिश हो जाएगी, ऊपर बाढ़ आ जाएगी, परंतु जो कुएं हैं वो बिल्कुल सूखे हैं और थोड़े दिन में पता भी नहीं चलता है कि बारिश कहाँ गई। इसका कारण ये है कि हम जिस तरह से खेतों में बहुत अधिक मात्रा में जुताई हो रही है, पानी नहीं जा रहा, और शहरीकरण तो है, कंक्रीट जंगल हो गए हैं, और बहुत अधिक जेसीबी और इस सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जगह जगह कई निर्माण हो रहे हैं। तो ये सब कारण है कि इवन अगर हमको बारिश भी मिलेगी जो अब बहुत कम हो गई है, अनइवन हो गई है, कभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते वो पानी पूरा बर्बाद हो रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, और वाटर टेबल हमारा पूरा निरंतर कम होता जा रहा है। और अब तो ये होगा कि ऊपर मतलब बाढ़ रहेगी और नीचे सूखा रहेगा, ये स्थिति है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जुताई है। तो इसलिए जुताई हमें बंद करना चाहिए, कम करना चाहिए, कम से धीरे धीरे बंद करना चाहिए, प्राकृतिक खेती में आना चाहिए। और प्राकृतिक खेत कैसे दिखते हैं, वहाँ बहुत बैलेंस हमें दिखता है, हम बड़े कई सारे पेड़ पौधे दिखते हैं। मेरे पिताजी ने सुबबूल की एक्सपेरिमेंट किया, सुबबूल के पेड़ों के साथ गेहूं की खेती की बिना जुताई किए, और पूरे देश से नहीं, पूरे कई जगह से, विश्व के अनेक जगहों से लोग आके इसे देखे, उन्होंने सिखाया उनको। ये बहुत आसान पद्धति है और इसमें खाद की इसलिए आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हम सारी चीजें वहीं सड़ने देते, और हम किसी प्रकार का ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए भी इस खेती में नहीं कहा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज मसैनिमो फुकुओका उन्होंने कहा कि कोई भी चीज खेत से और जमीन से हटकर की जाती है तो वो अप्राकृतिक है, सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि सारी चीजें जो है जमीन की ऊपरी सतह पे होती है। जैसे अलग से कोई खाद बनाना या कोई कल्चर डाल के कुछ बनाना, जैसे कि एक और प्राकृतिक नो टिल फार्मिंग का ट्रेंड हमारे थोड़ा सा चल रहा है, उसको मैं गलत नहीं कहती, पर हाँ उसका उन्होंने फुकुओका जी ने बताया कि जमीन की सतह से सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोब्स और कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जमीन की लेयर में रहते हैं, और वो एक प्राकृतिक तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं से डाले और ला के कहीं बनाए, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कंपोस्ट बनाते हैं और फिर उसको डालें, तो वो सही मेथड नहीं है। और क्योंकि फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी लोग काफी भारी जुताई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत सस्टेनेबल और इकोलॉजिकल नहीं है, ये वो कह देते हैं। तो इसका परिणाम हमने अपने खेतों में देखा। जिन खेतों में भारी जुताई के कारण कांस पूरा भर गया था और एक भी पेड़ नहीं था, वो खेत कुछ सालों में जंगल जैसे दिखने लगे, और अचानक जो घास की प्रॉब्लम थी, घास ग्रास बहुत अधिक प्रॉब्लम थी, वो गायब हो गया, घास ग्रास पूरा गायब हो गया। तो 1984 में मुसानो फुकुओका जी भारत आए और उन्होंने कई खेतों में जिस तरह के प्राकृतिक खेती कर रहे थे विजिट किया, उन्होंने हमारे भी खेतों में विजिट किया, और उन्होंने इस खेत को काफी इसकी प्रशंसा की और कहा कि ऐसा पहला खेत देखा जिसमें कि घास ग्रास में
खेती का, प्राकृतिक खेती की, और अब पूरी तरह घास ग्रास खत्म हो गया। उन्होंने बताया कि घास ग्रास जो है या कई प्रकार के बहुत स्ट्रॉन्ग वीड्स हैं, गाजर घास, घास ग्रास इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी जमीनें बिल्कुल मरणासन स्थिति में हो जाती है, उनकी उर्वरकता खत्म हो जाती है। तो प्रकृति का नियम होता है कि प्रकृति माँ जो है वो बचाना चाहती है। तो इस तरह से खरपतवार स्ट्रॉन्ग भेजती है जिससे कि सॉइल बची रहे, इसको जानवर भी नहीं खा पाते। और ये बाद में अगर हम इस पे ध्यान ना दें तो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर धीरे धीरे हमारे खेत जो परिवर्तन आया, हम लोग भी काफी आश्चर्यचकित हो गए ये देख के। और फिर उस जो हमारे खेतों की उत्पाद की जो गुणवत्ता और जो स्वाद है वो इतना अधिक हो गया। नींबू भी और जो भी फल वाले वृक्ष है वो उनमें फल अच्छी क्वालिटी के और ज्यादा मात्रा में आने लगे। और उन्होंने एक चीज और कही थी मसानु फुकुओका जी ने, कि जो फलों के वृक्षों की जो छटाई की जाती है बिल्कुल अप्राकृतिक है, वो नहीं करिए। क्योंकि आपको नहीं पता है कि प्रकृति सबसे बड़ी जो साइंटिस्ट होती है, आपको नहीं पता है कि पेड़ का क्या एक जो डाल है कहाँ बढ़ रही है, और वो आप नहीं समझ सकते और आप उसे काटते हो, आप सोचते हो बेहतर तरीके से। नहीं, उसे अपने तरीके से बढ़ने दो, क्योंकि वो जहाँ सूरज की रोशनी जो एडजस्टमेंट वो करती है वो इंसान नहीं कर सकता। तो इसमें पेड़ों की छटाई भी नहीं करना चाहिए, ऐसा मसानु फुकुओका ने बताया। फिर उन्होंने जब भारत आए तो उन्होंने कहा, कई जगह देखा और उन्होंने कहा कि भारत बड़ा ही स्पिरिचुअल देश है, यहाँ छोटे मझोले किसान हैं, तो प्राकृतिक खेती बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। दूसरी बात उन्होंने नोटिस की कि भारत में जो हरियाली उन दिनों से ही कम हो गई, और अब तो हरियाली जंगलों का विनाश बहुत अत्यधिक हो गया। 200 वर्ष के पेड़ों को बेरहमी से काट दिया जाता है कई प्रोजेक्ट के चलते, जो अब हम लगा नहीं सकते, कोई इंसान इन पेड़ों को नहीं लगा सकता। तो उन्होंने कहा कि एक चीज बहुत जरूरी समझने की है कि बारिश कोई आसमान से नहीं आती है। उनके ये कथन है, बारिश को हरियाली लाती है। अगर हरियाली नहीं होगी तो आप बारिश नहीं होगी। तो उन्होंने वहां के किसानों को समझाया ये सारी बातें कि आप खेतों में पेड़ रखिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ रखिए। और जैसे मल्टी क्रॉपिंग और फॉरेस्ट फार्मिंग की जो बात आजकल चल रही है, वो उस जमाने में वो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनकी सहभागिता से कि इनके इसके बीच में हमें क्या लगाना है, आजू बाजू हमें क्या लगाना है, इस तरह से हम करें और तरह तरह के मोनोक्रॉपिंग ना करें और तरह तरह की चीजें हम करें। जैसे मल्टी लेयर फार्मिंग हो रही है आजकल, हर तरह की चीजें खेतों में लगाई जा रही, कई खेतों में ऐसा प्रयोग भी चल रहे हैं। रखिए तो अब मैं अपना सार में ये बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे विश्व में और हमारे देश में जो विनाश का कारण हो रहे, कई प्रकार की बीमारियां, कैंसर बढ़ रहा है, और जिस तरह से हमारे को पानी की कमी किल्लत होने लगी है, और आगे चल के मतलब एक दशक में ही हमें भयंकर सूखा झेलना पड़ सकता है, साथ में हमें बाढ़ भी झेलना पड़ रही है। इसका कारण यही है कि हमारी खेती की जो पद्धति है, क्योंकि 70% हमारे फार्मर्स हैं और हमारी 70% खेती जो है इसका मूल कारण है, और वो रासायनिक खेती
जिसमें कि भारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है और हरियाली का विनाश हो रहा है, और हमारी जो खाने की गुणवत्ता है वह लगातार गिर रही है। बहुत अगर हम योग और आयुर्वेदिक की जो देश है हमारा, योग और आयुर्वेदिक का प्राकृतिक चिकित्सा का केरला में भी सिद्ध मेडिसिन वगैरह है, वो सब पिछड़ते जा रहे हैं क्योंकि ये सारी रोग हम पे हावी पड़ रहे हैं। हमारा जो सुबह से लेके शाम तक का भोजन दूषित हो चुका है, अत्यधिक रसायन। जानवर भी, जैसे अगर हम गाय के दूध की बात करें तो जानवर क्या खा रहा है, वो चारा खा रहा है जिसमें कि वह घातक रसायन डले हैं। चारा मारने से लेके अनाज सुखाने तक के हमारे किसान भाई सब जानते हैं कि स्प्रे किया जाता है। जैसे मूंग है, ज्यादातर लोग स्प्राउट्स खाते हैं, मूंग खाते हैं, तो मूंग में देखेंगे कि मूंग सबसे घातक अनाज हो गया आज के जमाने में, क्योंकि आपको लास्ट कितने बार उसमें स्प्रे किया जाता है और लास्ट में उसको सुखाने के लिए भी स्प्रे किया जाता है, क्योंकि किसानों को, एमपी के किसानों को धान लगाना होता है। तो ये सारी चीजें हमारी फेल हो रही हैं क्योंकि हमारी जो खेती की पद्धति है वो गलत है, और साथ में हमारे किसान भाई हताश हो रहे हैं। सभी लोग हताश हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं क्योंकि खाना उस तरीका नहीं। एक रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि हमारे भारतीयों के चेहरे में वो ग्लो नहीं है, वो जब वो दौड़ धावक है तो उनमें वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि कितना भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता नहीं। ये है, इवन जो बच्चे हैं वो भी बहुत घातक रसायन वाले उनको दूध दिया जा रहा। हमारे देश में अभी तक इस पे कोई काम नहीं हुआ कि ये सब रसायनों को, हम चाइना को ब्लेम देते हैं, हम चाइना से बड़े घातक रसायन खरीद रहे हैं बहुत, जो कि कई देशों में बैन है, वो खरीद रहे हैं। और हमारे देश वो सारी चीजें जो कई देश अब बंद करने लगे, और कई देश ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आ चुके हैं, कई देश एनर्जी कंजर्वेशन पे आ चुके हैं। जर्मनी है जैसे सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है, कई देश ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहे हैं, पर हमारा और अपनी फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, जंगलों पर हमारा देश नहीं कर पा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। तो शुरुआत हम सभी को करनी पड़ेगी, एक एक व्यक्ति को करनी पड़ेगी शुरुआत। और अगर आप किसान हैं तो आप छोटे से एरिया में ये करके देखें, अपने खाने की चीजें। वैसे ये तो बहुत गलत है कि हम अभी कई किसान हमको मिले कि वो खुद के खाने की चीजें ऑर्गेनिक लगाते हैं पर बेचने की चीजें वो केमिकल करते हैं, तो मतलब सरासर बेईमानी है। पर आप शुरुआत कीजिए और आप देखिए छोटे से टुकड़े में क्या चेंजेस आते हैं। वहां सबसे पहली चीज हमको करना है, अगर हम फॉरेस्ट भी रीजनरेट करना चाहते हैं, जंगल भी खड़े करना चाहते हैं, तो भी यही तरीका है कि किसी कोई भी जमीन के टुकड़े को हम या तो हम घेर लें और हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। इसमें सबसे कम मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम से कम होगा, तो देखेंगे कि कुछ ही एक साल में ही अनेक प्रकार की जैव विविधता और पेड़ पौधे आ जाएंगे। एक पेड़ है जैसे कि सुबबुल है, सुबबुल को लोग कहते हैं कि नहीं ये खरपतवार है, ये है, आप कहीं कुछ नहीं होता, हरियाली कुछ नहीं है अगर, और जमीन को ढकने का कुछ नहीं है, तो आप सुबबुल के बीज बिखेर दीजिए। सुबबुल क्या होता है कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है, मैजिकल ट्री है, जो लोग नहीं कहेंगे, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं बताएगा। वो इतनी तेजी से बढ़ेगा और इसकी जड़ें सीधे नीचे जाएंगी, नाइट्रोजन फिक्स करेंगी और एक पेड़ बन जाएगा। तो उसको हम, सुबबुल को हम हमारे भूमि उसके लिए मल्चिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। बीच बीच इसको हम अपने अन्य पौधों के साथ अगर हम लगाते हैं और वो दोनों दूसरों को सहायता देता है, क्योंकि उसकी जड़ें अत्यधिक नीचे जाती है, ड्राउट रेजिस्टेंट पेड़ है और भूमि को उर्वरक बनाता है।
तो पहले तो एक जमीन के टुकड़े को घेर लें और किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें, कई प्रकार के बीज उसमें डाल दें, तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में वो एक हरियाली के आवरण से ढक जाएगा। फिर आप अपने उसकी मल्चिंग करें। जो खरपतवार है, हम खरपतवार तो शब्द यूज कर रहे हैं, परंतु सारे प्लांट्स उपयोगी होते हैं। इन्हें ना खेत से बाहर फेंकना है, ना इनको जलाना है, इसको इस खेती में उपयोग करना है, इसको काटना है। और उससे पहले सारे जो भी आप चाहे गेहूं उससे आप प्रारंभ कर सकते हैं। आसान रहेगा कि आप ठंड की फसलों से प्रारंभ करें और छोटे छोटे टुकड़े बनाए और उसमें गेहूं या जो भी चना बिखेर दे, अलग अलग क्रॉप करें। गेहूं के साथ आप मस्टर्ड आप यानी ये ले सकते हैं और उसको इस पे हम मल्चिंग करें, इन्हीं चीजों का मल्चिंग करें। नहीं तो आपको धान की पुआल अगर मिल जाए तो उसकी मल्चिंग करें और पानी दे दें। नहीं तो अपना वेजिटेबल गार्डन और फ्रूट्स का गार्डन इसी तरह करिए, किसी प्रकार की प्रूनिंग नहीं करिए। जो फ्रूट के गार्डन में आसपास कोई खुदाई नहीं करिए और जो भी कचरा जो भी चीज है सब वहीं सड़ने दीजिए, तो आपको बहुत अधिक चेंजेस नजर आएंगे। आपके जो गुणवत्ता है फलों की, उनका आकार, उनका स्वाद और उनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। और आपको ऐसी चीजें आप कहीं खाने मिलेगी नहीं जो आप अब खुद उगा सकते हैं। इसी तरह सब्जी है तो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है जो मैं बताना चाहती हूँ सर। जैसे एक सब्जी वगैरह के बीजों को बिखेरने के लिए वो सीड बॉल बनाना। सीड बॉल यानी मिट्टी जो चिकनी दोमट मिट्टी है उसको लेके हम कूट के छान के आटे जैसा गूंथ लेते हैं और उसमें एक एक सीड रख के, और ऐसी मिट्टी हो चिकनी जो ज्यादातर तालाब के तलहटी वगैरह में मिलती है, नदी के उसमें मिलती चिकनी मिट्टी, वो मिट्टी का प्रयोग करते हैं। फिर उसको उसमें आटे जैसा गूंथ के उसमें सीड रख के वो बॉल बनाते हैं और उसको छाया में सुखा देते हैं। तो वो सीड जो है, सीड बॉल्स जो है जगह जगह बिखेर दिए जाते हैं। उन्होंने भी मसैनु फुकुओका जी ने भी इथियोपिया वगैरह के, अब तो वो नहीं रहे काफी वर्ष हो गए, इथियोपिया के डेजर्ट में इस तरह के सीड बॉल को हवाई जहाज से मतलब हेलीकॉप्टर से फिकवाया तो वहाँ हरियाली हुई। तो इस तरह से हम सीड बॉल हमारा एक रिक्रिएशन वर्क हो सकता है कि हम बच्चों को इन्वॉल्व करके, लोगों को इन्वॉल्व करके एक सीड बॉल्स बनाएं गर्मियों में और उसको सुखा लें और छाया में सुखाएं और जगह जगह हम बिखेर सकते हैं हरियाली के लिए। अपने वेजिटेबल गार्डन ऐसे हम बना सकते हैं ताकि हमें कोई खोदने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी बातें हमारी प्राकृतिक खेती की आज की इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे खुद का स्वास्थ्य और हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य और हमारे जंगलों का विनाश, और खेतों में एक भी पेड़ नहीं, छाया के लिए भी पेड़ नहीं करते, कहते हैं छाया नुकसानदायक होती है। ऐसा नहीं होता है, किसी न किसी एंगल से धूप आती है और सारी फसलें जो है, हम जैसे जंगलों में देखें कहीं बेल लगता है, बेल होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ अब एक दूसरे की सहभागिता से ही चीजें होती हैं। तो ये सारे हम प्रकृति से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं और उसी तरह हम अपनी खाने की चीजें, अनाज और फल के पेड़ लगा सकते हैं। पर हाँ, जहाँ लालच जुड़ा होता है, लालच भी है और एक अवेयरनेस की कमी है, वहां पे बहुत अधिक रसायन डाल के चीजें लगाई जा रही हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोगों को बताएं, रसायन बहुत घातक होते हैं, इससे हवा, पानी, मिट्टी सब दूषित हो रहा है। और खुद किसानों के परिवार, जैसे कि पंजाब में स्थिति हो गई कि पंजाब में हर घर में कैंसर है,
पंजाब से चलने वाली ट्रेनों को कैंसर ट्रेन कहा जाता है, जो इलाज के लिए अलग दिल्ली आती है। क्योंकि अब पंजाब में परिवर्तन आ रहा है। पंजाब वो पंजाब नहीं रहा जो अनाज का प्रोडक्शन में माना जाता था। प्रोडक्शन बहुत तेजी से गिर चुका है। बिना केमिकल के अगर एक बार हम रसायन और अधिक जुताई के चक्कर में पड़ते हैं तो उसके बिना कोई भी चीजें फिर होती नहीं है। और अब तो बहुत सी चीजें जीएमओ और कई चीजें आ गई हैं। अब तो सीडलेस आ गया, बीज भी हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है। बाहर के देश बीज में, पेस्टिसाइड्स में हमें बेच रहे हैं, खुद अपने देशों में कई चीजें बैन करके वो हम देश बेच रहे हैं, हमारे देश खरीद रहे हैं। बड़ी बड़ी भारी मशीनरीज हमारे देश खरीद रहे हैं, परंतु इससे नुकसान हो रहा है और कर्ज बढ़ रहा है किसानों का, साथ ही कुछ हमें हासिल नहीं हो रहा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इसके बारे में समझें, पढ़ें और अपनी चीजें खुद हम लगाएंगे। जैसे कि थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड भी इसी चीज में है। मैं तो अभी केरल में हूँ, इनके पास भी प्राकृतिक खेत पर, अभी तो मैं फ्लैट में हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, सॉरी, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ऐसा उन्होंने करके रखा है। कुछ चीज वो नहीं करते हैं। और ये जो देखिए मल्च जो है, मल्चिंग का फायदा देखिए, मल्च है, ये मल्च है, आपको दिख रहा होगा, ये मल्च, ये देखिए, ये ही खाद है। ये देखिए कितनी पोरस है, ये हार्ड नहीं होती, ये सब मिट्टी हार्ड नहीं होती, ये पोरस है। यही मल्च है, यही असली खाद है। तो जिस तरह से ये जो ग्रास है, ये ग्रास हम काटते नहीं, गमलों में भी, अभी फ्लैट में इसको यहीं बिछा देते हैं काट के। देखिए ये मल्च, देखिए मल्चिंग, ये देखिए ये मल्चिंग कहलाती है, यही खाद है, यही असली खाद है। ये इस तरह से ये जो चीज है, इसको जलाना नहीं है, इसको फेंकना नहीं है। ये ही खेती का कारण है। इसके कारण जुताई की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी हो जाती है। इसमें केचुए घर बनाते हैं, केचुए पोरोसिटी करते हैं, और कई तरह के माइक्रोब जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, वो हमें इस तरह से कोई भी चीज। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने कुछ कुछ लगा दिया। और ये देखिए, ये कहलाता है सुबबुल का पेड़, ये है, इन्होंने गमले में लगा दिया। इसकी पत्तियों का हम जूस भी लेते हैं। और इस तरह से गमलों में भी इस तरह से रखिए, साफ करके पत्तियों को जलाना और उसको बहुत नुकसानदायक है। तो ये छोटा सा इन्होंने करा। अब कई तरह से चीजें, नींबू भी लगा दिए इन्होंने, कई चीजें लगी हुई है यहाँ पे, और इसका कई चीजों का हम जूस ले लेते हैं यहाँ पे। और ये देखिए गमलों में इस तरह से इसी चीज को हम से डाल देते हैं। पर हमारे खेतों का अभी हम दिखा नहीं पाएंगे, परंतु इनके पास भी हस्बैंड जो है वो भी प्राकृतिक खेती करते हैं, और उनके पास केले की कई वैरायटी लगी हुई है, जो हम अपने घर के केले खाते हैं, केरल के हैं ये। और पाइनएप्पल वगैरह घर के, उनका स्वाद अलग है। और टैपियोका जो है, ये सब चीजें, हल्दी प्राकृतिक रूप से उन्होंने कई किलो हल्दी ऐसी लगा ली। तो सारी चीजें संभव है, क्योंकि जब तक जमीन इस तरह से उर्वरक नहीं होगी और जो हमारी हानिकारक पद्धतियां बंद नहीं होंगी, तो हमें दिनों दिन नुकसान ही होने वाला है, हेल्थ का भी और पर्यावरण का भी। अगर आपके पास कुछ सवाल है तो मैं सवाल ले लेती हूँ। और आपको जी मैडम, वो आपका यहाँ होशंगाबाद में खेत देखने को मिलेगा मैडम आपका? जी, खेत मेरे भाई देख रहे हैं, भाई करते हैं खेती। जी वो टाइटल फार्म के नाम पे जाना जाता है। अभी हम लोग वहां रह नहीं रहे हैं, पहले तो हम वहां रहते थे, परंतु वो सड़क में वो जमीन आ रही है, तो कुछ तो हम वहां से हट गए। बाकी भाई वहां मिलेगा, आप वो अच्छे से समझाएगा। मेरा काम है कि मैं इस तरह से ग्रुप में जुड़ के लोगों को बताती हूँ, और वो असल में करने वाला वो है, आप पिताजी के जी बाद वो करता है।
और जी उसने अभी पिछले उसने गेहूं भी लगाया, और अभी कई जब से पिताजी ने वो कर रहा है खुद ही, तो जी जी और अभी मूंग भी उसने निकाली है, प्राकृतिक मूंग। थोड़ी प्राकृतिक खेती क्या है, अच्छे से जब हम समझ जाते हैं तो हमें करना आसान होता है, बहुत आसान पद्धति है, कोई कठिन नहीं। जी उसकी मूंग काफी अच्छी हुई, परंतु बहुत अच्छी हुई, कुछ टुकड़े। परंतु एक चीज है प्राकृतिक खेती में, क्योंकि हमारे खेत ऐसे हो गए पूरा सीधा पानी नीचे चला जाता है, जी 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 जितना भी पानी दो नीचे चला। इसमें प्राकृतिक खेती में हमको अगर छोटे स्प्रिंकलर्स हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट जी है, वो ज्यादा फायदेमंद करते हैं। और ड्रिप इरिगेशन सब्जियों के लिए तो बहुत अच्छा है। जी पानी जी बहा के अगर हम देते हैं, तो उसने क्या हुआ, इस बार मूंग को पानी बहा के दिया, तो बहा के दिया तो पानी सीधे नीचे चला गया, और कई दिन जी तक उसने खेत नहीं देख पाया, तो थोड़ा सा उसका बिगड़ गया। परंतु फिर भी हमारी अच्छी मूंग हुई। ज्यादातर तो हम अपने खाने के लिए यूज करते हैं और बीज बनाते हैं। और अब वो थोड़ा कमर्शियलाइज कर रहा है, क्योंकि अब वो खेती पे निर्भर है, कर रहा है। परंतु उसका सैनिक फूको का, मेरे पिताजी और मेरे भाई का भी ये मानना है कि ऑर्गेनिक के नाम से अनाप शनाप दाम लगा के जो लोग, ऑर्गेनिक भी एक व्यापार हो गया है, जी इसीलिए वो थोड़ा पीछे हटता है कि मैं इस तरह से, हमारा को अपनी जीविका चलाना है, कोई हमें व्यापार नहीं करना, और हमें लोगों को पैसे नहीं ऐंठना है। इसलिए थोड़ा जी वो ज्यादातर हम अपने खाने के लिए और बीज के लिए, और जो लोग चाहते हैं दवाई वगैरह के लिए, वो देते हैं अनाज। तो ये आपको देखने मिलेगा, आप वहां पहुंचेंगे, वो मिलेगा मेरा भाई, जी जी और वो डिटेल में बता पाएगा। जी कुछ हमारे खेत में भी दिक्कतें ये हैं कि हमारे खेत फ्लडेड हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो पानी इतना शुद्ध हुआ करता था, अब नदी के का पानी ये हो गया, नर्मदा नदी से 2-3 किलोमीटर दूर है हमारा खेत। अब जी उसमें तमाम पन्नी कचरा, बोतल, जूते चप्पल, यानी जी बाढ़ आती है तो ये सब चीज आप देखेंगे हमको कि हमारी नदियों का क्या हाल हो गया। जी जी वो सारा नाला, एक शहर का सारे नाले, जो सारे शहरों के हाल है। मैं बुरहानपुर में नवोदय में शिक्षिका हूँ, वहां भी यही हाल है ताप्ती रिवर का, कि जी सारे नाले उसमें मिलते हैं, और तमाम रसायन उनसे मिलते हैं। और हमारे नर्मदा जी का भी यही हाल हो गया है। तो हम पूरी तरह सब प्रकार का आंदोलन हम एक तरह से कर रहे हैं इस खेती के माध्यम से, कि जल जल को भी दूषित ना हो, और जी रसायन हम ना यूज करें। और खास तौर पे जुताई जो है, जैसे हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर अगर हमारे खेतों में हार्वेस्टर जाते ही नहीं, क्योंकि इतने सारे पेड़ है, जी दिक्कत तो होती है, हमें मजदूरों पे निर्भर रहना पड़ता है। परंतु जी छोटे से एरिया में किसान अपने परिवार के साथ, उन्होंने कहा कि 1.5 एकड़ में पूरा परिवार पल सकता है आराम से। मेरे मकान बुजुर्गों का और पिताजी ने भी कहा। और अब आप पूछें क्या चाहते हैं पूछना, जी जी काफी समय मैडम, लिया। नहीं हम आपका बस खेत देखना चाहते हैं कि उसमें आपके पिताजी की झलकियां देखने को मिलेंगी, तो जी वो जी हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो होगा। और जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने ऐसी हमें जानकारियां दी हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का सुनने के लिए मुझे इतना लंबा, बहुत बहुत धन्यवाद। जी और आपका ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है, आप सभी को शुभकामनाएं। और मुझे बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर बहन जी ने बताया कि किस तरह से फूको का टेक्निक से इस विधि से हम खेती करें, और धरती के संरक्षण के साथ अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकें। और कई तरह की इस तरह की विधियां अलग अलग किसानों ने अपने अपने तरीके से इजाद की हैं, खोजी हैं, निकाली हैं। और उनमें से फूको का जी का भी खूब
पूरे विश्व में नाम हुआ है और हमारे देश में भी कई किसान इस कार्य को कर रहे हैं, ये जानकर अच्छा लगा। और इसी क्रम में आदरणीय श्री पवन कुमार सर जी पतंजलि पुरी से सादर आमंत्रित हैं। जी आदरणीय। जी धन्यवाद। आज का सत्र और जैविक खेती के ऊपर और जैविक खेती के शुरुआत के दौर में जो अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया कि मनसूका फकुआको की वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन की जो किताब है वो बिल्कुल एक शुरुआती दौर में जब ग्रीन रेवोल्यूशन अपने पूरे चरम में था, तो उस समय यह किताब कुछ लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, जानकारी का स्रोत बनी और एक वैकल्पिक सोच का भी एक नया दृष्टिकोण सामने देखने को मिला। और इस किताब के ऊपर जब यहाँ पर भी जब बातचीत होती थी तो बहुत सारे, जाहिर है उस समय बहुत सारे लोग इस चीज को विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उस समय जो दौड़ थी, उस समय की जो भेड़ चाल थी, वो केमिकल फार्मिंग के ऊपर ज्यादातर केंद्रित रही। लेकिन फिर भी कुछ एक वर्ग, कुछ वैज्ञानिक का वर्ग, कुछ किसान, कुछ और लोग इस चीज को, इससे प्रभावित हुए कि यह भी एक वैकल्पिक विचारधारा हो सकती है, जो कि अभी तो इसमें ज्यादा कमर्शियल तो बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन प्रकृति के साथ जो बैलेंस बनने की बात है उसमें इसका अच्छा योगदान हो सकता है और इसको किया जा सकता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आज हमारी मुख्य अतिथि ने बताई वो ये थी कि हस्तक्षेप नहीं करना है। खेती में जीरो टिलेज करनी है, मतलब जुताई भी नहीं करनी है। मतलब प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हुए हम आगे अगर काम करते हैं तो उससे हमें दीर्घकालीन समय में फायदे होंगे। और इसमें चाहे समय लगेगा, लेकिन उस तरफ जाकर के हम इसको एक प्रकृति के साथ एक संबंध बनाते हुए इस चीज को आगे ले जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो अनुभव उस समय पर शुरुआत की गई थी, मुझे लगता है कि अभी भी किसानों को इस पद्धति के ऊपर भी सोचना चाहिए, इस किताब को पढ़ना चाहिए। जहाँ पर भी मिले, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो गई है। तो ऐसा पढ़ के उस समय की जो विचारधारा थी और अभी वर्तमान की जो स्थितियां हैं उसके आधार पर जीरो टिलेज के लिए भी जो किसान सक्षम हैं अपने अपने खेतों में जीरो टिलेज का एक प्लॉट बनाते हुए वहां पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और साथ ही जैसा यह भी बताया कि मिट्टी के गोलों में बीज भर करके उसको फेंकने का काम करें और जंगल बनाने का काम करें। तो जहां पर अगर संभव होता है तो अपने खेतों में या अपनी सामूहिक जमीन में, ऐसी सामुदायिक जगह पर भी यह काम किया जा सकता है कि हम बिना किसी हस्तक्षेप के प्रकृति को उगने दें। और उसमें उसका एक फायदा भी होगा और उसका एक हम एक्सपेरिमेंट भी हमारा हो सकता है कि हम जो मेड़ वाली जगह है, जो हमारी जगह बिल्कुल किसी काम के नहीं है, वहाँ प्रकृति को बिना किसी हस्तक्षेप के उगने दें और केवल हम ऑब्जर्व करते रहें, उसको देखें कि वहाँ पर क्या नई चीज आ रही है। वहाँ पर पशु पक्षी पक्षी अगर आते हैं, सबसे पहले पक्षी आते हैं, तो कितने तरह के पक्षी आ रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार से उनकी जो संख्या को बढ़ाया जा सकता है, उनको आश्रय दिया जा सकता है, और उसके माध्यम से जो ये विविधता है हमारी उसको भी हम देख सकते हैं। और जो अभी दौड़ मची है ज्यादातर कि हम एक ही तरह की फसल लें, एक ही तरह का कार्य करें और हस्तक्षेप जरूर करें, हस्तक्षेप हम करते रहें, तभी जाकर के हम अपने कार्य को अच्छा कर सकते हैं। इसके विपरीत इस विचारधारा को भी सोचते हुए अगर कोई इसके विषय पर भी अगर आगे अपना छोटा छोटा प्रयोग करता रहता है तो मुझे लगता है कि जरूर इसका फायदा होगा, देखने को मिलेगा। कुछ साथी ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, लेकिन हमें बिना किसी हस्तक्षेप के, हस्तक्षेप न प्रकृति के साथ करें न ही किसी और व्यक्ति के साथ करें। तो ऐसा इस किताब की फिलॉसफी थी। मुझे भी अवसर मिला इस किताब को पढ़ने का कई वर्ष तक, और कई वर्ष पहले, और मैंने देखा कि यही फिलॉसफी उसमें मूल रूप में भरी हुई है। तो इस फिलॉसफी के आधार पर भी अगर हम इसको थोड़ा सा प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा।
इसके साथ ही आज का हमारा योग का जो सत्र था बड़ा मजेदार रहा, क्योंकि जो योग शिक्षिका थी उन्होंने योग भी कराया, प्रश्न भी पूछे, प्रश्नों का उनको जवाब भी मिला और बहुत अच्छा जवाब भी मिला। और मुझे लगता है कि ऐसे ही सीखने सिखाने की हमारी ये पद्धति, ये जो कार्य है योगाहार का, इसमें हम एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं और नई चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक दूसरे के उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर रहे हैं, तो हम सही दिशा में चल रहे हैं। प्राकृतिक दिशा खेती की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम विचारों का भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम सबके विचारों को आने दे रहे हैं। इस योगाहार कार्यक्रम में इसी प्रकार से हम प्राकृतिक रूप से जो फुकुओका जी के द्वारा दिए गई विचारधारा थी, उसी विचारधारा पर भी हम चलते हुए एक दूसरे को सिखाते हुए परस्पर प्रेम से रहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। हम यह प्रेम बरकरार रहे, यह सीखने सिखाने की पद्धति बरकरार रहे, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर। और कुल मिलाकर ये आज का बिंदु ये भी आया कि हस्तक्षेप न हो तो धरती, ये प्रकृति और प्रकृति के साथ जो प्रकृतिमय जीव जंतु और ये चराचर है, तो वो सबका साथ देगा। और इस तरह से आ, जो फुको जी की जो तकनीक है वो भी यही कहती है। आदरणीय किसी सदस्य को हाँ, जो हमारे, नमस्कार। जी 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 सदन को मेरा नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह रावत बोल रहा हूँ देहरादून से। मुझे भी सौभाग्य मिला है मनसूबा फूका जी से मिलने का। एक दफे वो देहरादून आए थे। मैंने उनकी वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन तो नहीं पढ़ी, लेकिन एक किताब दूसरी है उनकी, द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, वो मैंने पढ़ी और काफ़ी गहराई से मैंने उसको अध्ययन किया। अ, अ, उसमें मुझे जो पता चला कि टेक्निक तो बहुत अच्छी है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा-सा लगा कि उसमें पानी होना बहुत ज़रूरी है और खूब पानी होना चाहिए, क्योंकि मनसूबा फुकुओका जो वीट कंट्रोल करते थे, वो पानी को 3 दिन तक वो खेत में रोक के रखते थे और उससे वीट कंट्रोल करते थे। और उनके बगल में एक बहुत बड़ा नाला बहता था जहाँ पे वो रहते थे। हालाँकि उत्पादन में तो बहुत ही अच्छा उनका गेहूँ और धान दोनों चीज़ उगाते थे और उनका उत्पादन बहुत अच्छा था। मैं समझता हूँ कि लगभग उतना ही था जितना आज केमिकल में होता है, कि कुछ विशिष्ट वैरायटी थी अपने देश की। सिर्फ़ यही है कि ये खेती वही मुझे लगता है करता है, क्योंकि इसमें वीट का जो प्रॉब्लम आता था, उसके लिए पानी होना बहुत आवश्यक है और खूब मात्रा में पानी होना है, ताकि उसको खेत में रोका जा सके और वीट को वो करा जा सके, समाप्त किया जा सके। अ, मैं मुख्य अतिथि जी से ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह का कुछ वीट कंट्रोल किया जाता है? मैं बीच-बीच में इंटरनेट टूट रहा था, तो वो जो काँस ग्रास की बात हो रही थी, वो भी मैं ढंग से नहीं सुन पाया। तो वो कैसे एलिमिनेट हुई खेत से, उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी दें तो बड़ी कृपा होगी। जी, आज की जो हमारी, जी 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 आदरणीय बोलिएगा। मुख्य अतिथि महोदय जो है लेफ्ट हो गए हैं, शायद उनको स्कूल का कुछ होगा, है ना? तो वो जी अच्छा जी उपस्थित है नहीं। जी जी। तो जैसे कि हमारी मुख्य अतिथि संभवतः लेफ्ट हुई हैं, तो आप इसी बात पे कि जो प्रकृतिमय हमारी खेती हो, हमारा व्यवहार हो, और बिना हस्तक्षेप की, बिना किसी को बाधा पहुंचाए हुए अपने कार्य, अपनी खेती हम करें। और क्योंकि जो खरपतवार है एक तरह से फसलों के साथ कुछ बाधा तो उत्पन्न करती है। हाँ, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कल परसों भी कुछ साथियों के यही विचार थे, कुछ किसानों से भी यही बातें शुरू हुई। और जैसे कि अभी हम खरीफ की फसलें उगा रहे हैं, उसमें भी ये बात सामने
आती है कि खरपतवार नियंत्रण भी हमें बीच में करना होगा। अभी तो बुआई और रुपाई की बातें चल रही हैं। तो इसी क्रम में अन्य साथी कोई बात रखना चाहें और साथ में आदरणीय। अगर ये मैं ओम जी सर स्वागत। सब्जियों में मल्चिंग में ये जो मक्के के भुट्टे के पत्ते होते हैं, भुट्टे का जो कवर होता है, अगर वो अपना मल्चिंग कर दिया जाए बेल वाली क्रॉपों में, जिसमें अपन स्टेकिंग पे चढ़ाते हैं बेलों को, जैसे बल्लर हुई, आपकी लौकी हुई, गिलकी हुई, इनकी बेलें जो चढ़ाते हैं और नीचे जो कचरा उगता है, तो उसके लिए अपन जैविक पद्धति में आप भुट्टे के जो पत्ते आते हैं, पिछली बार हमने यहाँ काफी लोगों को ट्रेनिंग भी दी थी एग्रीकल्चर के माध्यम से। तो ये जो मक्के के पत्ते होते हैं, ये कचरा भी नहीं उगने देते और लगभग 80 से 90 दिन बाद खुद खाद में डेवलप होने लगते हैं। ये बहुत अच्छा है। और जितना आपके यहाँ कचरा अगर बहुत ज्यादा है, तो आप इसकी ज्यादा तह लगा दें, ज्यादा मोटी तह लगा दें इसकी, तो इससे भी आप कचरा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जैसे कोई आपका बड़ा कांसा उग रहा है या ऐसा है, तो भी इसमें आप ये मक्के के पत्ते का, भुट्टे का कवर जो है, उसकी आप मल्चिंग करके इसका फायदा बहुत अच्छा उठा सकते हैं। पिछली बार यहाँ आत्मा डिपार्टमेंट को हम लोगों ने आत्मा में ट्रेनिंग दिया था, इन लोगों ने सदस्य बना रखा है हमें, तो हमने यहाँ के छोटे छोटे किसानों को ट्रेनिंग दी थी कि कैसे आप मक्के के भुट्टे के कवर से अपनी मल्चिंग कर सकते हैं। जो लोग बेस्ड है, 100% बेस्ड है, उसको 100% जलाते हैं, क्योंकि खेतों में भी वो अनुपयोगी है, बहुत दिन गलता नहीं है। तो वो पत्ता का हमने माध्यम ढूंढा था कि इसको आग ना लगे और ये किस उपयोग में आ सकता है। तो वो उपयोग ढूंढ के हमने हमारी बेलों में उपयोग करके यहाँ लगभग पिछली बार हमने 40 से 50 किसानों को मल्चिंग, जो मक्के के पत्ते द्वारा कैसे मल्चिंग की जाती है, उसकी ट्रेनिंग दी थी हम और उसमें बहुत सफलता मिली, मतलब इतनी अच्छी सफलता मिली। अभी मल्चिंग का आ गया। अभी मेरे पास लगभग, मैंने आसपास के जो पड़ोसी के हमारे किसान हैं, उनके यहाँ से मक्के के वो लाके रखे हुए हैं। मेरे पास 20 ट्रॉली का ढेर है, जो कि अब मैं बल्लर में मल्चिंग करूंगा उसकी, और यहाँ लोगों को, और कोई अगर इसमें चाहेगा भी अगर मक्के के पत्ते द्वारा मल्चिंग, तो वो मैं उसकी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अगर यहाँ आ जाए, मुन्नीलाल सर जी हैं, रमेश जी हैं, उनके माध्यम से यहाँ आए, तो मैं उन्हें निःशुल्क कैसे ट्रेनिंग करना है, मैं उसका ट्रेनिंग दे सकता हूँ। बहुत अच्छी चीज है वो, मल्चिंग में इतनी जोरदार है। और 3 महीने, मतलब आपकी जो क्रॉप का लगभग 75% डेज आपका वीट से कंट्रोल होगा आपका, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जी ओम, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। जी आदरणीय, धन्यवाद। कोई अन्य प्रश्न? जी तो जैसे आप जो मल्चिंग की बात कर रहे हैं, तो ये केवल बलहर के जो जड़ होती है उसके आसपास ही करते हैं कि पूरे उस पे कर देते हैं? पूरा बेड पे, पूरा पे आप जो बेड है आपका बना हुआ है, पूरा कर दीजिए आप उसका बेड में, पूरे में आप बिछा दीजिए आपका। हम लोगों ने जैसे गिलकी है, गर्मियों में जब गिलकियां लगाई, अभी तो खेत हमारा कल्टीवेशन हो गया, लेकिन क्या किया हमने, गर्मियों में पूरा मक्के के भुट्टे की पत्तियां पूरी बिछा दी पूरे खेत में, और उसके ऊपर जो बेल हमने लगाई, तो वो बेल उसके ऊपर चली, नीचे स्टेकिंग पे नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी गिलकी का उत्पादन आया, 3 गुना उत्पादन आया उसमें। क्योंकि क्या हुआ, उसे नमी उड़ती नहीं है पत्ती से, आप समझिए, पत्ती से नमी नहीं उड़ती है। दूसरा ये कि जो भी अपना जैसे वर्मी खाद डाला हुआ है, अब उसमें आपके केचुए हैं, तो पत्ती के माध्यम से वो मरते नहीं, नीचे रहते हैं, तो हमेशा सुरक्षित बने रहते हैं, और वो अपने आप को वहां पे उनकी फैमिली डेवलप करने में उनको बहुत मदद मिलती है। अगर सूखा पत्ता बिछा हुआ है और वो हल्की हल्की मिट्टी में दबा हुआ है, तो वो केचुए के लिए बहुत, मतलब अपना घर बनाने में, अपना परिवार बढ़ाने में उनको बहुत मदद मिलती है। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो वो अगर कोई अपना करना चाहे तो मक्का, और मक्के का जो है ना रमेश जी,
अपने यहाँ पे सोचिए, पूरे होशंगाबाद में मक्के के भुट्टे के जो कवर होते हैं और भुट्टा होता है, वो 100% जलाया जाता है, 100%। उसको रोकने के लिए मैंने ये काम किया था, और इसमें आत्मा वालों को पूरा इसका ट्रेनिंग दिया कि ये आप जलवाओ मत, इसको मल्चिंग में उपयोग करो, और लाखों रुपए की मल्चिंग बचेगी और खेत आपका उपजाऊ होगा। ये मेरी माँ ने सिखाया मुझे। जी 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 शरद वर्मा जी, मैंने भी यहाँ पर हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च कैंपस है, हमारे वहाँ तो पूरी रेत ही रेत थी, तो सर हमने यही भी पूछने वाला था, मैं यही पूछने वाला था जी सर जी कि अपने भिंडी में अपन ने जो कृषि अनुसंधान हाँ परिषद हाँ हाँ, जब मुन्नीलाल जी यहाँ पर आए थे तो हमने मल्चिंग की, बहुत ही शानदार, हाँ उस समय बहुत शानदार रिजल्ट उसके रहे। उस समय बहुत 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 बढ़िया रहते हैं सर। गुजरात के किसान आए थे पूरे मैं शरद जी बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के किसान आए थे, और जिनको कहेंगे हम राज्य प्रभारी पतंजलि किसान सेवा समिति, उस समय कृषि अनुसंधान परिषद हरिद्वार प्रधानी हमारे पवन कुमार जी के उसमें वो देख रहे थे। सारे लोगों ने दिन में परिश्रम किया, पूरा स्टाफ परिश्रम करता है एक दिन। ये बड़े जैसे योगाहार कार्यक्रम एक निराला कार्यक्रम है, इसी प्रकार का कृषि अनुसंधान परिसर जो PORI में चलता है आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में, वहाँ सारे कर्मचारी आते हैं और सभी श्रमदान करते हैं। हम लोगों ने भी सुखारा, और वो घास जो है भिंडी में मल्चिंग की। अब वो मैं पूछने वाला था सर से कि उसमें क्या प्रभाव पड़ा, तो वो सर आदरणीय पवन कुमार जी बताएंगे उसका क्या प्रभाव पड़ा मल्चिंग का। जी सर जी, बहुत बढ़िया सर। जी जी जी, तो बहुत अच्छा इसका प्रभाव रहा। और जैसा कि वहां पर हमने ढेर लगाया था, जो पाम के हमारे फेज 2 में वेलनेस के जो भी, मैंने कहा कि जो भी बच जाता है, जो भी फसल अवशेष है जो कि हॉर्टिकल्चर का है, मतलब वहाँ लॉन के जो अवशेष हैं, वहाँ लॉन मोवर से जो भी चीजें वहां हो रही थी, वो सारी मंगा करके एक ढेर लगा रखा है, और खेतों में उसको समय समय पर डाल दिया। और जो हमारी बेल वाली फसलें हैं उसके नीचे भी उसकी जो ये अवशेष हैं, सूखने के बाद, थोड़ा सा सूखने के बाद उसमें डिकम्पोजर भी डाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद जब उसको लगाया तो बहुत ज्यादा इसमें फर्क दिखने को मिल रहा है, और पानी की भी मात्रा कम लग रही है, और साथ ही जो हमारी फसल में, एक तो वीड बिल्कुल खत्म हो गया, वीडिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, और साथ ही और भी जो चीजें हैं, फायदे हमारे हो रहे थे, वो भी देखने को मिले। तो ये बहुत अच्छा इसका अनुभव रहा है। तो ये मल्चिंग करना बहुत नितांत आवश्यक है, और इसको जरूर करना चाहिए। जो भी चीजें ऐसी हैं हमारी जो कि अवशेष हैं जिसको हम करते हैं, उसमें मुझे लगता है कि जो पद्धति इसमें होनी चाहिए वो ये है कि उसको थोड़ा सा सुखा दें, डिकम्पोजर डाल दें, तो थोड़ा सा वो सड़ने की प्रक्रिया उसकी चालू हो जाएगी। हरी चीजों को के साथ नहीं करें तो शायद उपयुक्त रहेगा, और थोड़ा सा वो सूख जाए और उसके बाद उसमें विघटन हो जाए, तो उसका न्यूट्रिएंट भी वहीं पर मिलेगा, और साथ ही हमें भी इसका फायदा मिल जाएगा। जी ओम प्रणाम सभी सदन सर को। ये वो भुट्टे का वो ये मल्चिंग के लिए रखा हुआ, देखिए ये इतना सारा, ये पूरी इसकी की मल्चिंग करते हैं हम लोग। बल्लर में लौकी और गिलकी, 3 बेल वाली फसलों में इसकी पूरी मल्चिंग करते हैं, ये पूरा भुट्टे का। और ये 100% किसान जलाता है सर, इसको पूरा किसान जलाता ही है। इसको मल्चिंग में ही उपयोग करना चाहिए, और ये जलने से भी बचेगा, और मल्चिंग में बहुत ज्यादा फायदा है इसकी। जी ओम सभी को प्रणाम। मेरा सदन में छोटा सा जी विषय रखना चाहता हूँ, और थोड़ी अनुमति हो सभी लोगों की, आपकी। जी रखिए। जी निवेदन यह था मेरा कि अपन उगाई जाते हैं फसलें और उग जाते हैं खरपतवार, ये प्रकृति का सत्य अटल विधान है। सभी प्रकार की फसल जो अपन बोते हैं उसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग मालवा क्षेत्र में या हमारे पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के हमारे खेती के स्तर में अलग अलग जगह खरपतवार उगती हैं। हम फसल बोते हैं, उस फसल के साथ साथ में अलग अलग प्रकार की जो खरपतवार उगती है वो एक प्रकृति का नियम है, और उसको विघटित करना उस प्रकृति के साथ में, यानी कि उसको पूर्ण पोषण वापस देना। न्यूट्रिएंट्स की कमी जो पड़ती है वो प्रकृति का नियम है। जैसे अपन फसल बोते हैं उसके साथ में अलग अलग क्षेत्र में जो खरपतवार उगती है उसको वापस वहीं विघटित कर देना, यानी कि प्रकृति का जो पोषण खत्म होने वाला है वो हर 21वें दिन प्रकृति वापस पुनः उगाती है उसको। 21 दिन पहले
आवश्यकता पड़ती है या 90 दिन पहले आवश्यकता पड़ती है प्रकृति को, उससे पहले वो खरपतवार उगा करके 42 दिन, 21 दिन, 63 दिन ऐसे उसको अलग अलग उम्र के साथ अपन विघटित करेंगे धरती में, तो वो अलग अलग पोषक तत्व उसको प्राप्त होगा। और कौन कौन सी फसल में अपन को खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए और कौन कौन सी फसल में नहीं करना चाहिए, ये भी एक विषय रहता है हमारा। क्योंकि हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं, जैसे बड़े बड़े बाग है हमारे, आम के हैं, नींबू के हैं, या कोई भिंडी है, ये मक्का की फसल हम लगाते हैं, इसमें भी हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं, खरपतवार स्प्रे करते हैं, तो वो एक बहुत गलत इफेक्ट है हमारा। खरपतवार ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 फीट तक बढ़ती है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होती है, 2 फीट तक बढ़ सकती है खरपतवार। और हमारी फसलें होती है कम से कम 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, और हमारे जो बाग होते हैं वो तो 10 फीट, 15 फीट ऐसे होते हैं। तो हमको खरपतवार 21 दिन या 42 दिन या 60 दिन तक होने दें उसको, फिर वापस उसको उसी धरती में विघटित कर दें, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो आई है हमारी धरती माँ को, फल वाले वृक्ष ने जो ग्रहण किया है, वो उस कमी को वो पूरा कर लेती है। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी, आपने अपना सुझाव दिया खरपतवार को वहीं 21 दिन तक विघटन करने का। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा। पूरा ये हर कार्यक्रम में और चीफ गेस्ट और शरद जी और हमारे आदरणीय पवन कुमार जी ने अपने अपने सुझाव रखे, और आज जो है हमारे उद्देश्य को पूर्ति करता है। मल्चिंग के बारे में जो कहा वो प्रैक्टिकल अपने अपने अनुभव आए, और वो आज चर्चा हुई कि जो हम प्लास्टिक की मल्चिंग देते हैं उससे हमारा वातावरण दूषित होता है, और इसका उपयोग हमें मक्के का प्रयोग जो है उसका प्रयोग चिंग में हमारे सुखाड़ केचुए बनने में भी लाभ देता है सबको। यही अब 8:06 हो गए हैं। आदरणीय शायद नेटवर्क कुछ कमजोर है, आवाज आवाज आप कीजिएगा, प्रॉब्लम आ रही है क्या है आदरणीय दिनेश जी? जी हाँ, जी सर, हाँ, असल में अब कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ आवाज नहीं आ रही। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप जो है उसका संचालन कर दीजिए। डॉक्टर किशोर दुबे जी। जी आदरणीय आदरणीय दुबे जी। हाँ, और धन्यवाद। मैं थोड़ा सफर में हूँ, लेकिन आज का बहुत महत्वपूर्ण जो है इसलिए मैं मेरे विचार रख रहा हूँ। जो वन स्ट्राइक रिवोल्यूशन की जो किताब थी उसमें 2 मतलब वर्कशॉप ज्वाइन करने का अवसर मुझे मिला था 1980 में और 1981 में। 1980 में देशी जो लोग थे उसमें उसके साथ में नेशनल लेवल का वर्कशॉप किया था, और 81 में इंग्लैंड के कुछ लोग आए थे, सेवाग्राम आश्रम थे, उनके साथ भी किया था। उनका निचोड़ ये है, ये दोनों वर्कशॉप का जो इसके आज के विषय से जुड़ा हुआ है कि खरपतवार को जब बढ़ती है तो जो पीक होता है, अपनी फसल होती है, फसल से ऊपर बढ़ने नहीं देना है, उसको काटना ही है। अब भले ही हम जमीन से निकालते वैसा नहीं करना है, लेकिन जमीन से न निकालते हुए उसको काटना है और फसल से ऊपर बढ़ने नहीं देना है। एक दूसरी चीज कि जिसको अपन रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, वैसे रिले क्रॉपिंग की तरफ से मट्टी में बीजों को घोल के दूसरी फसल निकलने के पहले डालना।
ये दूसरा काम। और तीसरा जो काम है कि कभी भी तो हम मोनोकल्चर बोलते, तो मतलब एक फसल जो है वो एक फसल को कभी भी तो उगाना नहीं है, इसको अपन मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं या इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। इसी तरह से फसलों को उगाना है, जब भी खरपतवार का नियंत्रण होता है, इसको 1.0 रिवोल्यूशन बोलते हैं या 0 रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसके ये 3 महत्व के बिंदु है, इसको क्या करना चाहिए। और चौथा एक सबसे महत्व का बिंदु है कि ये 1 रिवोल्यूशन जो लिखा गया है, जो बताया गया है, वो ऐसे क्षेत्र में बताया गया है जहाँ पे बारिश धीमी धीमी क्यों न हो, 8-9 महीने की है, यानी यहाँ पे सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहता है, ऐसे क्षेत्र की बात है। ये वैसी वैसी तो हम एग्रो इकोलॉजी बोलते हैं, वो एग्रो इकोलॉजी हर दुनिया के हर क्षेत्र में लागू नहीं हो सकती। जैसे कि भारत की जो व्यवस्था है, तो भारत में ड्राईलैंड फार्मिंग है, और ड्राईलैंड फार्मिंग में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत होता है और समर भी बहुत काफी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से हमको नई तकनीकें अपने अपनी व्यवस्था के अनुरूप चुननी पड़ेगी, ना कि पूरी कॉपी एंड पेस्ट वाली जो चीज है उसकी है वैसा लागू करना पड़ेगा। तो इस पर हमारी यानी जो ग्रुप थे, एक विदेशी ग्रुप था, इग्वेंट का ग्रुप था स्पेशली, और उनका भी कहना था कि हर क्षेत्र को 5 तारीख को जाएगा अनुरूप इसमें सुधार करने पड़ेंगे, और तभी महत्वपूर्ण जानकारी पर पदक देना चाहता हूँ। जी आदरणीय धन्यवाद। बहुत ही महत्व जी 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 दिनेश जी, और आगे आप बढ़ा दीजिए। हाँ, जी धन्यवाद सर। बहुत ही असल में मल्चिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दूसरी बात ये है कि ये जो वीड्स हैं, खरपतवार है, असल में इन्हीं से जन्म हुआ है हमारी फसलों का। और लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यही कुछ जब हम उत्पादन करते हैं तो बाधाएँ भी आनी स्वाभाविक हैं इन्हीं के माध्यम से। इन्हीं की जो हस्तक्षेप होता है तो कैसे कम किया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और इसकी महत्वपूर्ण सुझाव भी आदरणीय दुबे सर के माध्यम से और अपने शरद जी के माध्यम से अन्य लोगों के माध्यम से मिले। आने आने टाइम वाले टाइम पे क्योंकि ये हमारी जो खरीफ का सीज़न है, इस पे ये बातें हम अ, आगे बढ़ाएँगे और अन्य लोगों को भी सुनेंगे अगले दिन। कुछ नेटवर्क ऐसी समस्या है कि कुछ आवाज़ आ रही है, नहीं जा रही है, कुछ बातें सुनने में आई, कुछ नहीं आई। फिर भी अ कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा और बहुत ही सुंदर दिशा में आगे बढ़ता हुआ। और इसी क्रम में क्योंकि समय भी होता जा रहा है, तो आज आदरणीय पुण्यकाम जी अ, हमारी आवाज़ सुन रहे हों, तो अपनी बात रखने के साथ ही आज की हमारी मुख्य अतिथि और योग शिक्षक और सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करें। जी, सदन को मेरा प्रणाम। मैं आज ये कार्यक्रम में योग शिक्षिका महोदया का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से योग के बारे में बताया। साथ ही आज जो मुख्य अतिथि हमारे थे, उन्होंने जो बताया हमारे प्राकृतिक खेती के बारे में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस पर कि हम लोगों को आगे काम करना है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही आज चूंकि जब समय का मर्यादा को देखते हुए मैं चाहूँगा कि सभी आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी माननीय सदस्य को का अभिनंदन है और आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती समय अपने इस कार्यक्रम के लिए रोज की तरह दे रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय श्री भगवान दास जी कुशवाहा का, आदरणीय भुवनेश्वर राय सर जी का, आदरणीय बाने सिंह जी का, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी का, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का,
आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी का, आदरणीय कुलदीप उनियाल जी का, आदरणीय प्रदीप वर्मा जी का, आदरणीय रघुवीर रावत जी का, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी का, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी का, और भी जो लेफ्ट हो चुके हैं सभी माननीय को आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आभार है, अभिनंदन है। पुनः हम लोग कल नियत समय से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सभी को आज का दिन शुभ हो। प्रणाम। जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हम सभी मिलकर के योग और आहार के इस मंच पे सम्मिलित होते हैं और इस जो भी है सभी के माध्यम से जो दिशा और दशा तय होती हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आज की योग शिक्षक जी ने भी एक प्रश्न किया कि हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें और ऐसा स्वास्थ्य, ऐसा जीवन, ऐसा आयु कि जिससे हम सभी बीमारियों से मुक्त हों। और ये जो आजकल की जो बीमारियां हैं असल में इन्हीं पे विजय पाना योग और आहार का भी एक उद्देश्य है, एक बिंदु है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। ओम। सभी को सादर प्रणाम। सदन को ओम। सभी को सादर प्रणाम और सभी का धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गांधी जी। जी भैया जी ओम। ओम ओम जी। आज नेटवर्क मुझे मेरी ही आवाज वापस आ रही है। अगर आप तक वापस आ रही तो कहीं और नहीं जा रही होगी। नहीं कहीं पर नेटवर्क नहीं होगा। क्लियर है आवाज। आज कई बार मैं लेफ्ट हुआ हूँ मैं। आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी जी, आज है नेटवर्क कुछ ना। आज बादलों का मौसम है सर। अरे भैया मक्के का प्रभाव है। बड़ा अच्छा। आप जो मल्चिंग है मक्के की पत्तियों और मक्के के जो आपने बताया सर, ये मेरे मतलब इतना जोरदार है सर ये जो एक बार सीख लेंगे ना तो वो भूलेंगे नहीं कभी इसको। हाँ सर, वो पहाड़ी भागों में ना मिट्टी बह जाती है, छोटी छोटी चीजें मिट्टी बह जाती है। तो मैंने एक प्रयोग किया था, पूरा बिछा दिया था तो मिट्टी भी स्वस्थ बनी रहती है और कोई उसमें बहाव ही नहीं आता है और साथ में खरपतवार भी नहीं होते हैं, तो बड़ा अच्छा। ये शरद जी तो चैलेंज स्वीकार करते हैं, जो सरकार नहीं कर पाती है वो शरद जी से करा लो। बिल्कुल सर, शरद और सरकार सब स्वीकार है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो खेती में, हाँ किसी को चैलेंज पतंजलि में अगर जुड़ जाए तो उसको कभी आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। ये मेरा मंच से है। अगर कोई किसान आत्महत्या कर रहा हो तो पहले मुझसे जरूर मिले। कोई नहीं करेगा। जो योगाहार का जिस क्षेत्र में भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे जरूर यहाँ पे आए। शरद वर्मा जी प्राकृतिक खेती करने वाला किसान आत्महत्या करेगा क्या? सब्जियों में तो सर बस टाइमिंग